Hello dear student, here I am Sangeeta with a biology chapter of class 9, that is the 5, the fundamental unit of life. Last time we have completed till the osmosis and diffusion. So इधर आज हम solution के बारे में पढ़ेंगे. Several solutions हैं, osmosis और diffusions के related ही है, that is hypotonic, hypertonic and isotonic. अब hypotonic, isotonic और hypertonic क्या होता है वो हम जान लेते हैं. टोनिक मतलब जो लिक्विड का डेंस पार्टिकल या तो फिर ये डेंसिटी जो थिकनेस, अगर हमको कोई भी लिक्विड की अगर थिकनेस दिखाई देती है दैट इज़ नोन एज टू बी इन टॉनिक. और हाइपो का मतलब होता है लो एंड हाइपर का मतलब होगा हाई. एंड हियर टोनिक मीन्स थिकनेस ऑफ अ लिक्विड और dense of the water. Now isotonic, iso मतलब होता है same and tonic as usual the thickness of the liquid. So solution का मतलब क्या होता है, solvent plus solute. अगर दो मिक्सचर अगर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, solution. जिसमें solvent और solute दोनों मिक्सड होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, solution. solvent में आ जाता है हमारा water and solute में sugar, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे सल्यूट में आ जाएंगे. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि हमने एक वेसल लिया हुआ है. वेसल के बीच में एक ऐसा मेम्ब्रेन रखा है जो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन हो या तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करेगा, कोई पार्टिकल्स को ही मूव होने के लिए देगा. दैट इज़ नोन एज टू बी इन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था. और दो सॉल्यूशंस मैं लेने वाली हूँ. इस तरफ 1 लीटर ऑफ वाटर H2O और इधर भी 1 लीटर ऑफ वाटर H2O. ये हो गया हमारा सॉल्वेंट. अब सल्यूट, इधर सपोज मैंने लिया 10 टेबल स्पून या तो फिर 10 स्पून्स ऑफ सॉल्ट्स और इधर मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया हुआ है. तो अब कॉन्सेंट्रेशन देखना है कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा या तो फिर बहुत ज़्यादा थिक होगा. तो दैट इज़ दिस वन, क्योंकि इधर हमने क्या डाला हुआ है, 10 स्पून ऑफ सॉल्ट्स डाला हुआ है, तो वाटर क्या होगा, वो ज़्यादा थिकनेस दिखाई देगा. तो ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक. एंड ये वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक. बिकॉज इधर क्या है, सल्यूट जो है वो कम है, तो क्या हो गया हमारा, ये हाइपरटोनिक हो गया और ये हाइपोटोनिक. इधर हमको सॉल्यूशन के थिकनेस के हिसाब से ही इसको हमने नाम दिया हुआ है. दैट इज़ जो सॉल्यूशन ज़्यादा थिक होगा उसको हमने हाइपरटोनिक और जो लेस थिक होगा दैट इज़ नोन एज टू बी एन हाइपोटोनिक. अब हम ये जानेंगे कि मैम चलो ठीक है, ये तो सही हुआ कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, तो अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कैसे होगा. डिफ्यूजन हमने कल ही पढ़ा था. ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो और वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करे. ओके, सो हेयर कॉन्सेंट्रेशन. सो इधर जो है आप खुद देख सकते हो. सपोज़ अगर मैं ये बताऊं कि इधर जो है 10% ऑफ सॉल्ट है, सल्यूट सॉल्ट, एंड बाकी क्या 90% जो है वो वाटर है. ओके, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. नाउ इधर जो है 1% सॉल्ट है एंड बाकी का 99% जो है वो वाटर या तो फिर सॉल्वेंट. ओके, तो इन दोनों में से किसका मैक्सिमम हुआ कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किसका मैक्सिमम है, 99. तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा, इस तरफ से इस तरफ, दैट इज़ हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक. तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. क्लियर, दैट इज़ 99% ऑफ हायर. कहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, हाइपोटोनिक के तरफ, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक के तरफ वो मूव करेगा. यही प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस.
अब आप पूछोगे कि भाई चलो ऑस्मोसिस का तो हमें पता चल गया, डिफ्यूजन जैसे कि मैंने कल बताया था कि जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा वो वहाँ से मूव करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सेम इधर अब आपको कहाँ पता चल रहा है कि सॉल्ट का या तो फिर शुगर या तो फिर जो भी सब्सटेंस हमने लिया हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हाई है, हाइपरटोनिक एज यूजुअल। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्लियर हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, वाटर का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। और जहाँ पे सब्सटेंसेस या तो फिर सॉल्यूट का जो भी है वो मेजरमेंट ज़्यादा होगा या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो वहाँ से मूव करेगा टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। ओके अब ये तो दो हमने समझ लिया, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो हमने देखा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है, दैट इज़ हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक के तरफ वो सोल्यूशन जो है वो शिफ्ट होगा, दैट इज़ नाउ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में दैट इज़ हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक, कोई भी सोल्यूशन जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है। अब आइसोटोनिक के बारे में हम देख लेते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा, सेम दोनों का जो भी हमने सोल्यूशन लिया हुआ है दोनों का जो सोल्यूशन है वो सेम होगा। तो इधर सपोज़ मैंने एक साइड पे वेसल है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा कुछ हमने लगाया हुआ है और इधर जो है वाटर एंड सॉल्ट दोनों जगह पे दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट में है। तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा नहीं, सॉल्ट का मूवमेंट होगा या तो फिर सल्यूट का मूवमेंट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है तो इधर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। वेयरएज इधर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या होता है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से वो मूव करके लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं। तो दैट इज़ नोन एज टू बीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, सेल है, प्लांट सेल के बारे में हम पढ़ेंगे इधर कि प्लाज्मोलाइसिस किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होता है और इसके अंदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं। ओके नाउ जो सेल वॉल है वो क्या होगा, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेल को किसमें, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर मैं डाल देती हूँ तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला है, अंदर वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो मूवमेंट कहाँ से होगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो वैसे ही वो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, अपने आप से वो श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। वेयरएज अगर इसका रिवर्स प्रोसेस हो तो उसको हम डीप्लाज्मोलाइसिस या तो फिर साइटोलाइसिस बोला जाता है। तो सेम इधर भी वही हम पढ़ने वाले हैं कि साइटोप्लाज्म या तो फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाए, सेल वॉल से बहुत दूर चला जाए, अंदर की तरफ एकदम सिकुड़ जाए, दैट इज़ नोन एज टू बी एन प्लाज्मोलाइसिस। It is the shrinkage of the cytoplasm of a plant cell in response to the diffusion of water out of the cell and into a high concentration solution. During plasmolysis, the cell membrane pulls away from the cell wall. तो सेल वॉल से दूर चला जाता है, यही प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। Here we have completed half of our the basic structures of the cell. Now जो मेन टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर का, दैट आर द सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इधर हम 6 ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे नेम है उनके वैसा उनका काम भी है, तो उनके हिसाब से ही उनको डिवाइड किया गया हुआ है। नाउ सेल ऑर्गेनल्स, दे आर द सेल्स, सेल के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं या तो फिर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, ये सारे ऑर्गेनल्स हम पढ़ने वाले हैं।
प्लास्टिड हमने किस में पढ़ा है, दैट इज़ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करवा रहे थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तब हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट जो इसमें प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, जो प्लांट के लिए हेल्पफुल रहता है फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड और फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स आर द स्पेस, दैट इज़ कोई भी अगर फूड को अगर ब्रेक डाउन करना हो तो वैक्यूल्स के लिए वैक्यूल ज़रूरत पड़ते हैं, या तो फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट सेल में से निकालना हो तो वैक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ER। जैसे कि मैंने बताया कि जैसा उनका नाम वैसा उनका काम, तो सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट का बनाना, या तो फिर जैसे कि अगर कोई शॉप है जिसमें उनको जो मटेरियल्स चाहिए रहता है वो किसने बनाया है और वो कहाँ से बनकर आया है, तो दैट होल प्रोसेस इज़ नोन एज टू बी इन मैन्युफैक्चरिंग। तो सेम इधर इनका काम क्या है, कोई भी चीज़ को बनाने का काम होता है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो क्या बनाते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। नाउ बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्ट्रक्चर और फंक्शन हमको पढ़ना है इसमें। तो स्ट्रक्चर, the endoplasmic reticulum is a large network of a membrane bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round oblong bags, that is vesicles का मतलब होता है sac like structure या तो फिर hollow space. Now अब जो ये कैसा है, ER जो है वो लार्ज नेटवर्क, उनका एक लार्ज नेटवर्क है। वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लार्ज नेटवर्क, ये एक नेटवर्क जैसा है। मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि मैंने बताया था कि हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड, कि उनके हर एक ऑर्गेनल्स में क्या होगा, एक कवरिंग होगा जिसे हम मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं। तो सेम एंडोप्लाज्मिक के पास भी मेम्ब्रेन बाउंड लेयर है। ट्यूब एंड शीट्स, शीट्स मतलब एक के बाद वो लोग ऐसे एक सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो दैट इज़ नोन एज टू बी एन शीट। और ट्यूब्स, स्मॉलर ट्यूब्स भी ऐसे प्रेजेंट हैं उनमें। तो दिस इज़ लाइक अ ट्यूब एंड शीट्स, इट्स लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूबल ऑफ राउंड एंड ऑब्लॉन्ग बैग्स। वो कैसा दिख रहा है, एक बैग जैसा दिख रहा है और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इसमें जो है वो दो पार्ट्स में, दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज स्मूथ एंड रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप्स के हैं, दैट इज स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ जैसे कि हमने इधर स्ट्रक्चर देख लिया, और स्ट्रक्चर में भी रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो आसपास में ही अरेंज रहते हैं, रफ आगे एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के फंक्शंस के बारे में भी हम जान लेंगे कि अब इनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस वजह से बोला है वो भी हम जान लेंगे ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट रहता है, कुछ डॉट्स अपीयरेंस लाइक प्रेजेंट रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके ऊपर सेवरल डॉट्स ऐसे प्रेजेंट है। दिस डॉट्स आर नोन एज टू बी एन राइबोसोम्स, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे राइबोसोम्स के बारे में, कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में सिमिलैरिटीज़ कुछ थी, जिसमें हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। तो वही राइबोसोम्स का क्या फंक्शन था कि वो लोग प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो वो जो प्रोटीन से हमारी होल बॉडी परफॉर्म होती है, तो फिर बनती है, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टू बी एन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब पता चला क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं, बिकॉज जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बनाता है, और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक के लेयर के जस्ट ऊपर, दैट इज द डॉट लाइक अपीयरेंस आर नोन एज टू बी एन राइबोसोम्स। नाउ द राइबोसोम्स आर present in all active cells, they are the site of protein manufacturing। अब ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, इधर तक हमने स्ट्रक्चर देख लिया। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर मैं लिखना भूल गई, आप लिख लेना कि फंक्शन सही है।
Now smooth endoplasmic reticulum helps in manufacturing of fat molecules and और lipids. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, वो क्या बनाएगा, फैट मॉलिक्यूल्स या तो फिर लिपिड के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाएगा, दैट इज़ मैन्युफैक्चर करेगा. कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द फंक्शंस. नाउ अब यूजेस देख लेते हैं कि प्रोटीन्स और लिपिड्स का क्या काम होता है. Some of the proteins and lipids help in the building of the cell membrane. अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा हुआ है, सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या तो फिर आउटर सरफेस, जो सेल की आउटर सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन को भी कौन बनाता है, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर. और वो प्रोटीन कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स. लिपिड्स या तो फैट्स मॉलिक्यूल्स वो कौन बनाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमें मिल गया लिपिड्स एंड प्रोटीन मिल गया हमको राइबोसोम से. दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन. और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को. अब सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज अ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं वो एंजाइम की तरह भी वर्क करते हैं और हार्मोन्स की तरह भी वर्क करते हैं. और हार्मोन्स जो है वो भी एक टाइप का प्रोटीन ही है, और एंजाइम्स भी जो है वो भी एक टाइप का प्रोटीन ही है. नाउ इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट. अब वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है. ये जो पीछे वाला जो हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड है वो अगर वर्टिब्रेट कॉलम हम जिसे बोलते हैं, वर्टिब्रेट जो रहते हैं उनमें जो लीवर है, लीवर के अंदर जो लीवर सेल है उसमें भी जो सेल में, अब जैसे कि हम सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारे ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा. तो वही बोल रहे हैं कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ वर्टिब्रेट कॉलम, वो प्रेजेंट है उनके लीवर सेल में. और उस सेल में भी कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनका एक स्पेशलाइज काम रहता है. वो क्या करते हैं, कोई भी बाहर का जो एक्सटर्नल केमिकल्स फैक्टर्स अगर हमारे बॉडी में अगर आता है तो वो उसको किल करने का काम करते हैं, उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम करते हैं कि वो ज़्यादा केमिकल्स जो है वो हमारे बॉडी को हार्म ना करें. और इस वजह से ही अगर हम जो अल्कोहल पीने वाले लोग होते हैं या तो फिर जो एडिक्टेड रहते हैं वो ज़्यादा अगर अल्कोहल पीते तो उनका जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है. क्यों, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक दफ़ा कितना काम करेगा, उसको वो जितना काम कर सकेगा वो उतना ही करने वाला है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा. तो दैट्स वाई जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं. तो दैट्स उस वजह से उनका जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है. तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज अदर्स ऑर्गेनल्स.